मित्रों, जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट देखा था ये, और इस पे 10 लेक्चर लगभग हुए थे, तो वो तो आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन जो आर्टिकल है ना, इम्पोर्टेंट आर्टिकल और शेड्यूल, पार्ट, अमेंडमेंट, उन पे सवाल आते हैं। एक सवाल शेड्यूल पे, एक पार्ट्स पे, एक अमेंडमेंट पे, ऐसे आर्टिकल पे कुछ 1-2 सवाल मैच करवाने के लिए तो 5 सवाल के आसपास इन्हीं से आ जाते हैं। तो 30-40 मिनट में आप संभवतः रिकॉर्ड हो जाएगा। इसको कर देता हूँ। हिंदी अंग्रेजी अलग अलग बना था, इसलिए हिंदी से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बाकी तो सारे कंटेंट जब मैं पढ़ाता हूँ तो हिंदी अंग्रेजी साथ साथ होते हैं। तो देख लीजिए इसको। मुझे लग रहा है इतने से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट हो मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी तो आपने पढ़ा ही, कंटेंट लेक्चर भी देखा है। देखिए इसे। सबसे पहले अनुसूची और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो क्या बात करेंगे भाई? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची अगर आपको आता है तो भी एक बार देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। ये इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही करवा दे रहा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग अपलोडेड है, उनको मर्ज कराने में अतिरिक्त समय जाता। तो पहली अनुसूची क्या कहता है? इतनी हिंदी समझती है सबको। पहली अनुसूची क्या है? फर्स्ट आर्टिकल क्या है? राज्यों के नाम, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपका परिचय पूछा जाता है। तो आपका परिचय स्टार्ट होता है आपके नाम से, आपके घर के पते से। तो ऐसे ही पहली अनुसूची जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो राज्य के नाम, उनके क्षेत्र, इन सब पे बात करती है। ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 तक ये भी आता है मैच करने के लिए। आपको पता ही आ चुका है, यूपीएससी में पूछा है 2001 और 3 में। दूसरी अनुसूची या आर्टिकल जो शेड्यूल है दूसरी, वो क्या है? एक बार जब आपका नाम पता घर तय हो जाता है, उसके बाद में आप क्या करते हैं, ठीक है, क्या सैलरी मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर कितना अलाउंस होगा, कितना भत्ता होगा, क्या अधिकार है किसके? जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग। कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग? राष्ट्रपति हैं केंद्र में, राष्ट्र में राज्यपाल हैं राज्यों में रिस्पेक्टिव, फिर लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, और फिर राज्य विधानसभाओं के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ऐसे विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिसेस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल। ठीक है ना, कैग। इतने लोग हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जिनका वर्णन है सेकंड शेड्यूल में, उनके भत्ते वत्ते के बारे में, विशेष अधिकार के बारे में बताया गया है। संबंधित आर्टिकल ये हैं, इनको गूगल कर लेना, या नीचे अभी हम इन आर्टिकल्स पे चर्चा भी करेंगे। ठीक है। और ये पूछा गया है। तीसरी अनुसूची क्या है? सिंपल सी बात है कि जो शपथ होता है, उस शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा की सीटें कौन से राज्य में कितनी होंगी, तो किसके पास कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यूपीपीसीएस और आरओ में पूछा जा चुका है कि कौन से राज्य की कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो मैं कहता हूँ आपको, जिन राज्यों में चुनाव हुआ है ना इस साल, उनकी राज्यसभा सीटें एक बार देख लेना। और जिन राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, हमने गेस भी किया था, आया भी था कुछ सवाल, नए नए राज्यपाल जो आए हैं उनको देख लेना। किसी की डेथ हो गई है तो वो देख लेना। अभी नॉर्थ ईस्ट में शायद किसी राज्यपाल की सिटिंग थे, डेथ हुई है। ठीक। पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है? आपको पता है कि लद्दाख में अभी अशांति चल रही है। उनकी डिमांड ही है कि उनको 6th शेड्यूल में डाला जाए। तो 6th और 5th शेड्यूल में अंतर ये है कि जो 6th शेड्यूल है उसमें 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये 4 राज्य में, पूरी राज्य में ये 6th शेड्यूल लागू नहीं है। कहीं पे पूरा राज्य है, कहीं पे पार्ट ऑफ द राज्य है। और वो क्यों है? क्योंकि वहाँ जो जनजातीय लोग हैं, वहाँ जो ट्राइबल लोग हैं, उनका ठीक से प्रशासन हो सके, उनकी लैंड राइट्स, उनके कल्चरल राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें, एनवायरमेंटल जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें, इसकी वजह से ये सारी बातें हैं। ठीक। अभी नॉर्थ ईस्ट में यूरेनियम की माइनिंग को लेकर के मेघालय में, स्पेशली खासी हिल्स में, केंद्र सरकार ने, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नोट दे दिया, जिसकी वजह से विवाद हो रहा है कि बेसिक शेड्यूल का वायलेशन है, पंचायत की सहमति जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर जजमेंट है। तो 6th शेड्यूल में लद्दाख कह रहा है खुद को डाल दो, जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो सके। 5th शेड्यूल क्या है? इन जनरल है, जहाँ पे अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, शेड्यूल एरियाज हैं, जनजातीय एरियाज हैं, अदर देन 6th शेड्यूल के जो एरियाज हैं उनके प्रशासन की बात की गई। यानी कि 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 राज्य, और जो उसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनकी जो शेड्यूल एरियाज हैं वो 5वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक। और इसका वर्णन है आर्टिकल 244 में। ठीक। 7वीं अनुसूची आप जानते हैं क्या है? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 सूचियां हैं, 7 से 7 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सेंट्रल यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यानी कि किस विषय पर, किस बात पर राज्य प्रशासन करेगा, किस बात पर केंद्र, और किस बात पे दोनों कंबाइंड रूल बनाएंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी तो प्रिवेल करेगा कंकरेंट लिस्ट में। आर्टिकल 246 में इसका प्रावधान है। शुरुआत के समय में जब अंग्रेज थे तब 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते थे, एक होता था रिजर्व्ड और एक होता था ट्रांसफर्ड। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे कम महत्व के होते थे, जैसे सैनिटेशन, लोकल गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, और उसको प्रोविंसेस जो होते थे
वो मंत्रियों की सहायता से करते थे और उत्तरदायी होते थे लेजिस्लेचर के प्रति। जबकि जो रिजर्व चीज़ें होती थी वो राज्यपाल यानी कि जो उसमें गवर्नर होता था या फिर जो गवर्नर जनरल होता था उसके पास वो शक्ति होती थी। लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आने के बाद में इसको सब्जेक्ट्स में बांट दिया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची आपको पता है भाषा की बात करता है। अभी देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं अभी जोड़ी गई हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज के अंडर आ गई हैं। ठीक, लेकिन जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। पहले 14 थी, अभी टोटल 22। ठीक, और 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये दिया हुआ है। ये जो फाइल है ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, फिर से शेयर कर देंगे। और कहाँ शेयर कर देंगे ये देखिए, आपने जो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। एडमित्रे का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बहुत चीज़ें, जैसे देखो ये एडमित्रे की एनवायरनमेंट और साइंस वगैरह की लिस्टिंग अंग्रेजी में उससे पहले हिंदी में दिया जा चुका था। ठीक है, ये एनवायरनमेंट की हिंदी में, यूपीपीसीएस स्पेशल जो है उसकी कुछ चीज़ें। ठीक, और इससे पहले ये सब है इकोनॉमी की जो लिस्टिंग है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब है। ठीक, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के PYQ उनकी लिस्टिंग्स, और अगर आप उसको देखोगे जो पढ़ाया है यहाँ पे संपूर्ण विश्व भूगोल 2 पार्ट में कवर किया, 1.5 घंटे में, 3 घंटे में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है। और ऐसा नहीं है 50 घंटे कॉन्टिनेंट वाइज हमने कराया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे PYQ थे सबको कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये आप देख रहे हैं ना, कस्टमाइज मैप है सारा, टीम ने हमारे मिल करके बनाया है। तो कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी अवेलेबल जो मैप थे उनसे लिया है, कुछ हमने कस्टमाइज मैप डेवलप कराया है ताकि सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से कवर हो सके। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं, सुप्रीम मैडम ने रिकॉर्ड किया है। ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 9 शेड्यूल एक्चुअली एक विशेष शेड्यूल था, क्योंकि जो लैंड राइट्स थे वो प्रॉपर्टी राइट्स थे और वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा हुआ करते थे अंडर आर्टिकल 19। और उसको जब नेहरू की गवर्नमेंट को लगा कि इसकी वजह से बहुत सारे लिटिगेशन हो रहे हैं कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है, लैंड स्पेशली, उस पर जो है फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं समझा जाएगा, वायलेशन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसको हम डाल रहे हैं 9 शेड्यूल में। कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती। बाद में तो खैर प्रॉपर्टी राइट को लीगल राइट बना दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, और ये पहला ही संशोधन था। तो सवाल 2 तरीके से आए हैं। पहला संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था, 9 शेड्यूल कब आया, 9 शेड्यूल का क्या मतलब है, और ये RO में, PCS में हर जगह पूछा गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची आपको पता है, 10 से 10, 10 से दल बदल, यानी कि कोई भी मेंबर अगर अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी की मेंबरशिप ले लेता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन पहले प्रावधान था कि अगर वो 1/3 सदस्य किसी पार्टी के तोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जा मिलते हैं तो दल बदल नहीं कहलाएगा। लेकिन इससे दल बदल रुका नहीं है, तो यही संख्या बढ़ा करके 2/3 कर दी गई। ठीक, और इसका जो मेंशन है वो कहाँ पे है, पार्लियामेंट के लिए 102 में और राज्य विधानसभा के लिए 191 में, 89 इसमें जोड़ दो। ठीक, पहली बार कब लाया गया था दल बदल कानून, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची आपको पता है कि ये पंचायत से रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है। जो पंचायत है उसमें कितने विषय हैं, ऑलरेडी यूपीपीसीएस में पूछा गया है, 29 है, और जो अर्बन गवर्नेंस है उसमें कितने विषय हैं, वो है 18। ठीक, ये 73rd के द्वारा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में लाया गया। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार बताया गया है। समानता का मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार। ऐसा नहीं राष्ट्रपति और आपको इक्वल रखा जाएगा, उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता है ना क्रिमिनल केसेस में जब तक वो कार्यरत है। तो ये विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष कानून का समान संरक्षण आर्टिकल 14 है। ठीक, और इसी में 15 में क्या है कि भाई धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान। अंग्रेजी वाले मित्र परेशान न हो, ऑलरेडी इसकी अंग्रेजी हिंदी अलग अलग उपलब्ध करा दी है, समय कम है, अब उसको फिर से इंग्लिश कराएंगे, एक साथ ऊपर नीचे फिर पढ़ाएंगे, जैसा कि हर विषय में करते हैं। आपने अभी देखा ज्योग्राफी और सब कुछ, ये पुराना वाला जो कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट था, तो समय लगेगा, है ना, समय है नहीं अपने पास, आपको एग्जाम देना है। तो आर्टिकल 15 जो है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उसकी बात करता है। आर्टिकल 16 नौकरी में, सरकारी नौकरी में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर के जॉब में अपॉर्चुनिटी जो होगी वो समान होगी। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आप ऐसा इश्तिहार नहीं निकाल सकते हैं कि जिससे आप कोई पर्टिकुलर योग्यता के आधार पर तो आप विभेद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि आप जेंडर के आधार पर भेदभाव करेंगे, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। जैसे कि अनटचेबिलिटी सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं है बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के भी खिलाफ है। अब गाँव में किसी का बहिष्कार कर देंगे, जातीय बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार, तो नहीं चलेगा। आप किसी को पानी नहीं पीने देंगे, वो नहीं चलेगा। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता कई टाइप की होती है, किसी का बाइकआउट भी किया जा सकता है। एक बाइकआउट करके व्यक्ति थे जिनको लोगों ने बहिष्कार कर दिया था सामाजिक, उन्हीं के नाम से बाइकआउट शब्द चल निकला। ठीक है, आर्टिकल 17 में ही अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस बंद करो। आर्टिकल 18 कहता है कि कोई भी टाइटल कोई नहीं ले सकता है भारत में, जैसे पहले राय बहादुर होते थे, खान बहादुर होते थे, सिर्फ सेना को छोड़ करके, जिसमें मेजर जनरलिस्ट टाइप की चीज़ें होती हैं, या एजुकेशन जैसे डॉक्टर होता है। ठीक, लेकिन
गवर्नमेंट ने पद्मश्री इस तरीके से चीज़ें शुरू किया, और बाद में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब आती है तो बंद कर देती है, लेकिन फिर से उसे चालू कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने उसे फिर से चालू कर दिया। तो यूपीएससी में सवाल पूछा था कितनी बार टाइटल वगैरह जो लेने की जो प्रावधान है उसको रोका गया। एक और बात है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेश से कोई पुरस्कार नहीं ग्रहण कर सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो बड़े बड़े फिल्म पे अवार्ड वगैरह मिलते हैं विदेशों में, उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी होती है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, और इसमें फ्रीडम में 6 प्रकार की फ्रीडम है। पहला कि भाई बोलने की स्वतंत्रता, यानी राइट टू एक्सप्रेशन। फिर अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, नहीं ये तो 20 हो गया। 19 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ बनाने यानी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, कोई कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश करना है, आवागमन यानी कि मूवमेंट की स्वतंत्रता। ठीक। और जैसे आपको पता होगा कि मेनका गांधी का केस था, तो उसमें उनको विदेश नहीं जाने दिया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आर्टिकल 19 देश के अंदर आवागमन की स्वतंत्रता बहाल रखती है, वैसे आर्टिकल 21 आपको विदेश जाने की अनुमति देती है, उसमें आपकी स्वतंत्रता शामिल है। ठीक है। तो विदेश जाने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 21 में कवर होगा, देश के अंदर ही घूमने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 में कवर होगा। फिर आर्टिकल 20 कहता है कि भाई एक बार जो गलती की, एक भी बार आपको सजा मिलेगी, और जो उस समय कानून लागू था उसी के हिसाब से मिलेगा। जबरदस्ती आपके खिलाफ आपको खुद को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 प्राण और देह की स्वतंत्रता, बहुत इसका दायरा व्यापक है। इसमें एनवायरमेंटल राइट भी है कि अच्छा स्वच्छ साफ एनवायरमेंट हुई, आपकी जीवन की स्वतंत्रता के अधीन आता है। उसमें एजुकेशनल राइट भी आर्टिकल 21A में। ठीक है। उसमें राइट टू मैरी भी है। ठीक। आर्टिकल 22 कब कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कब कब किया जा सकता। आर्टिकल 23 जबरदस्ती मेहनत नहीं करवा सकते, बेकार श्रम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 बच्चों को कारखानों वगैरह में जबरदस्ती नहीं झोंक सकते अंटिल कोई कानून हो कि कितने साल के बच्चों को कहाँ लगाया जा सकता है। अभी चेंज किया था कि भाई जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं उनको काम पे लगाया जा सकता है, अगर कोई फैमिली वर्क है, हैजार्डस नहीं है, खेती वगैरह है, फिल्म वगैरह है, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे, तो थोड़ा विवाद हुआ था उसको लेकर। आर्टिकल 25 कहता है कि भाई आप जो भी धार्मिक पूजा करते हो, आप जो भी आपका अंतःकरण की मर्यादा है उसके अधीन आप अपना प्रमोशन प्रोपगेशन सब कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जो भी आप धर्म मानते हो उसका मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है ना, गुरुद्वारा है, इस तरीके से। लेकिन ये सब जब कुछ आप कर रहे होगे तो सरकार आपको आपके धर्म के प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं चार्ज करेगी, बट फीस चार्ज कर सकती है कि आपने कोई मेला आयोजित किया अपने धार्मिक समारोह में, उस आपने पुलिस सिक्योरिटी मांगी तो निश्चित तौर पे आपको पैसा तो देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि भाई आप पुलिस सिक्योरिटी भी मांगोगे और फिर वो सरकार अपनी जेब से खर्च करेगी, टैक्स पेयर की मनी से खर्च करेगी, ऐसा तो है नहीं। आर्टिकल 28 कहता है कि जो शिक्षा संस्थान है जहाँ पे धार्मिक शिक्षा वगैरह दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे अगर वो पब्लिक फंडेड है तो वहाँ पे क्या होगा, तो अगर राज्य ने कोई इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है या राज्य फंड कर रहा है तो वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा या धार्मिक मामले में पार्टिसिपेट करने की बाध्यता नहीं होगी, आपको ज़बरदस्ती नहीं ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं स्टेट कोई भी गवर्नमेंट फंड कर रही है किसी भी इंस्टीट्यूट को, एड दे रही है, ग्रांट दे रही है, तो वहाँ पे ऐसी मनाही नहीं होगी, बिल्कुल धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो वॉलंटरी होगा, ज़बरदस्ती तो कहीं नहीं किया जाएगा। ठीक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है 29 और 30 में आर्टिकल 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, किस तरीके के अल्पसंख्यक, सिर्फ धार्मिक नहीं भाई, 29 का दायरा बहुत बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, तो इसमें धार्मिक भी आ जाएंगे, भाषाई अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे, संस्कृति के हिसाब से भी जो अल्पसंख्यक है वो भी आ जाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनकी प्रमोशन की कोशिश करना ये राज्य का दायित्व होगा। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। तो 30 जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, 29 जो है सभी प्रकार के अल्पसंख्यक की बात करता है, इसलिए ज़्यादा ब्रॉडर है, ध्यान रखना। आर्टिकल 32 आपको पता ही है कि जब भी आपका मौलिक अधिकार वायलेट होगा तो उसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है और 5 टाइप का सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। एक तो ये हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, कि भाई कोई आदमी अगर गायब है, मिसिंग है, सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, प्राइवेट व्यक्ति ने भी किडनैप कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, हाई कोर्ट भी कह सकता है आर्टिकल 226 के तहत कि भाई उसको लेकर के आओ, हमारे सामने पेश करो। परमादेश यानी कि मैंडेमस आदेश दे सकता है कोर्ट किसी भी काम को करने या ना करने के लिए। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसमें अंतर ये है, प्रतिषेध मतलब मना ही होता है, ठीक है, प्रोहिबिटरी है। उत्प्रेषण का मतलब सेटररी, मतलब कि मना भी कर रहे हैं और हम अपने पास भी मामले को बुला रहे हैं। लोअर कोर्ट कोई फैसला दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया तो कहेगा तुम मत करो इसमें कुछ भी, हमारे पास भेज दो। तो ये हो गया उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ज़्यादा एक्टिव एक हिसाब से राइट है, प्रतिषेध मतलब सिर्फ मना किया है। अधिकार परीक्षा, कोई भी अधिकारी किसी भी पोस्ट पर बैठा हो, बदमाशी कर रहा है, अपने अधिकार के खिलाफ जाके काम कर रहा है, बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन काम कर रहा है, तो कोर्ट पूछ सकता है किस अधिकार से तुम काम कर रहे हो। तो ये है क्यू आर 2, ठीक है। अब
आगे देखो, कुछ जो सवाल पूछे गए हैं इस पे पूछे गए हैं कि भाई कौन सा भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, कौन सा सभी को, एलियंस को भी मिला हुआ है। तो सिर्फ भारतीय नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई नौकरी जो है, अब कोई कल को पाकिस्तान का नागरिक आएगा और बोलेगा मुझे चीफ जस्टिस बना दो, मुझे चीफ सेक्रेटरी बना दो, नहीं बना सकते ना, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आर्टिकल 15, 16। ऐसे 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो कोई विदेशी आएगा बोलेगा सरकार को मुझे उखाड़ फेंकना है, तो फ्रीडम नहीं दे सकते उसको ना। हमारे राज्य के लोग होंगे उन पे भी सिटीजन के चार्जेस लगते हैं अगर वो राज्य के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो, लेकिन उनको आज़ादी जो बोलने की है वो कहीं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। 29, 30 भी कहीं ना कहीं सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है। और शत्रु देश को छोड़कर यानी पाकिस्तान वगैरह को छोड़ करके बाकी जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनको जो अधिकार मिले गए हैं वो कौन से हैं? जैसे समानता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लाइफ का उनका अधिकार है। अब पाकिस्तान का कोई कैदी है, जासूसी कर रहा है, उसको पकड़ करके नजरबंद कर दिया या फांसी पे चढ़ा दिया और कहेगा हमारी लाइफ और डिग्निटी का अधिकार वायलेट हुआ, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। शत्रु राष्ट्र है वो, तो युद्ध के समय में उसके साथ कुछ भी बर्ताव हो सकता है। ठीक है, हालांकि जिनेवा कन्वेंशन से लोग बंधे हुए हैं, लेकिन उस समय तो युद्ध की स्थिति में एवरीथिंग इज फेयर। 25, 26, 27, 28 ये भी जो आर्टिकल है ये भी जो है सभी को अवेलेबल है। धार्मिक उपासना, पूजा पाठ ये सब भी विदेशी लोग भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। बाल श्रम पर रोक है, कोई भी हो। ठीक, तो ऐसा है भाई। और संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो 44वां यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बना दिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A। आपातकाल की स्थिति में क्या होता है फंडामेंटल राइट का? किसी भी प्रकार का कोई भी आपातकाल हो, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है। बाकी जो अधिकार हैं ठीक उनको निलंबित किया जा सकता है। ओके, आर्टिकल 19 की बात कर रहा है कि ये तभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बाकी जो राइट्स हैं वो तभी सस्पेंड हो सकते हैं जब आपातकाल युद्ध या बाहरी किसी एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर घोषित किया गया हो। ऐसा नहीं कि इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस हो और आपने फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया आर्टिकल 19 का, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था 1975 में। तो ये सेफगार्ड्स लाया गया। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) को लेकर के राजनारायण का केस, फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मतदान का अधिकार, तो ये एक्चुअली संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान में दिया हुआ है। आर्टिकल 324 वगैरह प्रोविजन आपको पता ही है। मौलिक अधिकार इसलिए नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार वायलेट हो जाएगा ना, अगर कोई जेल में बंद है और मतदान नहीं दे सकता, भले चुनाव लड़ सकता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता, तो फिर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता, इसलिए फंडामेंटल राइट तो नहीं है। ठीक, 6 से 14 साल के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें, इसे आर्टिकल 21A में डाल दिया गया। कब डाला गया? RTE एक्ट 2009 के द्वारा लागू कब हुआ? अप्रैल 2010 से। आर्टिकल 13 कहता है कि भाई कुछ भी करो, कुछ भी अंडर द स्काई कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है न्यायिक समीक्षा उसकी हो सकती है, और हाई कोर्ट भी इक्वली एम्पावर्ड है केंद्रीय कानूनों पर न्यायिक समीक्षा करने के लिए। ओके, और जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट है इनका एनफोर्समेंट कौन करा सकता है? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जो सीधा ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, और हाई कोर्ट भी अंडर आर्टिकल 226। तो इस मामले में जो हाई कोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी एनफोर्समेंट का अधिकार है और लीगल राइट से रिलेटेड भी एनफोर्समेंट का, लीगल जो राइट है उसके एनफोर्समेंट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो हाई कोर्ट कुछ मामले में ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। वैसे भी आजकल क्रिटिक्स ज़्यादा कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट जो है ना वो कोई सुप्रीम कोर्ट की सबऑर्डिनेट बॉडीज नहीं रहे। हाई कोर्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और आज़ादी के पहले, इवन आज़ादी के कुछ समय बाद तक भी हाई कोर्ट बहुत पावरफुल हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सिर्फ इतना था कि किसी मामले में अपील हो सकती थी सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करते थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के बहुत फेमस कोई जस्टिस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ज़्यादा बेहतर काम कर पा रहा हूँ हाई कोर्ट में। ठीक, तो हाई कोर्ट कोई जूनियर या सबऑर्डिनेट एंटिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, ये प्रोविजन कुछ लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे सवाल आता है, तो 44th अमेंडमेंट क्या था? फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में डाल दिया गया संपत्ति का अधिकार। 42nd अमेंडमेंट के तहत 4A पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, पहले 10 थे। ठीक, बाद में एक और बढ़ा दिया गया, 11 हो गया। और कहाँ पे हैं, कौन से पार्ट में? तो 4A में। ठीक, और ट्रिब्यूनल की भी प्रोविजन किया गया, कौन से पार्ट में किया गया? 4A में किया गया। आपको पता ही है कि एक ट्रिब्यूनल है जिसको कहते हैं कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए, और बाकी मामलों के लिए अलग से ट्रिब्यूनल होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, फिल्म से लेकर के लीगल और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तक सब में। अभी नया नया आता जाता है, जो उदाहरण है स्पोर्ट गवर्नेंस बिल का, जिसमें एक स्पोर्ट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक, जो नेशनल स्पोर्ट बोर्ड के फैसले के खिलाफ भी किया जा सकता है। 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा कहा गया कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, और एक फंडामेंटल राइट होगा उसका। 103वां अमेंडमेंट 2019 में आया EWS के लिए। ठीक है, वैसे भी जो रिसेंट अमेंडमेंट है हमने एक लिस्ट दी हुई है, उनको बता देंगे, बट याद रखो 99th अमेंडमेंट क्या था बताओ? 99th अमेंडमेंट था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो
मोदी गवर्नमेंट ने लाया और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 4 जजेस केस भी उसको कहते हैं। 100 अमेंडमेंट क्या था बांग्लादेश के साल, लैंड बॉर्डर जो हमने एग्रीमेंट किया वो था। 101 क्या था, जीएसटी था, 2017 में आया, 1 जुलाई से लागू हुआ। फिर उसके बाद में एनसीबीसी के लिए आया, ईडब्ल्यूएस के लिए आया, अभी रिसेंट में नारीबंधन अधिनियम आया। तो उसकी एक लिस्ट दी हुई है, आप लोग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक सवाल उस पर हर साल आता है। अब कुछ स्टेटमेंट है जिस पे भी सवाल आया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को मिला करके कहा ये नोबल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ये अंग्रेजों के ऊपर भी सवाल आता है, किसने क्या कहा, संविधान की अंतरात्मा कहा। किसको कहा संविधान की अंतरात्मा? फंडामेंटल राइट को कहा। अब राष्ट्रपति चुनाव के बारे में देखो, राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव कौन करता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, केंद्र शासित और जो यूटीज हैं उसकी विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पीवाईक्यू भी शामिल कर रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डालना पड़ता है। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको एक बार हम देख लेते हैं फास्ट ट्रैक मैनर में। तो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन्हें देखिए। ऑफकोर्स पहला पता है कि भाई भारत संघ होगा, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, और उसका अपना राज्य क्षेत्र होगा। जो नए राज्य आएंगे उनका प्रवेश कराया जाएगा, कुछ की नई इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी बांट करके, छाट करके। और जो राज्य होंगे उनके नाम क्या होंगे, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, उनकी सीमा क्या होगी, वो आर्टिकल 3 में है। चौथे आर्टिकल में, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, नागरिकता के प्रोविजन देख लो। अभी नागरिकता के प्रावधानों में एक नई बात जोड़ी गई है कि पहले था जो प्रावधान उसको एक्सटेंड करते हुए 31 दिसंबर 2014 की जो कट ऑफ डेट है उसे 2014 से बढ़ा करके 2024 कर दिया गया। ठीक, पहले 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आए थे, बुद्धिस्ट, पारसी, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, कहाँ से? हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से बांग्लादेश, उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। अब उसे बढ़ा करके 2024 कर दिया गया कट ऑफ डेट। तो जो उसके बाद में आए उनको भी नागरिकता मिल सकेगी। तो ध्यान रखना है कट ऑफ डेट पे अगर सवाल आ जाए, क्योंकि पेपर बनने के पहले ये न्यूज आ चुकी थी। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जब संविधान लागू हो उसके पहले नागरिकता का क्या प्रावधान था। उसके बाद आर्टिकल 9 क्या कहता है, जो विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी नागरिकता भारत में समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, कानून है, वो संसद बनाएगी। आर्टिकल 12 बताता है कि भाई राज्य क्या होगा। ठीक है, तो स्टेट जो है, जो कुछ भी आ जाए सबको यस कर देना। पीएसयू है स्टेट, यस। लोकल बॉडी है स्टेट, यस। सेंटर है स्टेट, यस। जुडिशरी है स्टेट, यस। स्टेट है स्टेट, यस। बैंक है स्टेट, जो पीएसबीज हैं, यस। तो स्टेट में जो भी गवर्नमेंट से किसी न किसी तरह से जुड़ा है वो सब स्टेट है। उसने कोई भी कानून बनाया थ्रू लेजिस्लेचर, थ्रू ऑर्डिनेंस, थ्रू नोटिफिकेशन, किसी भी तरह से, और अगर वो किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट को कर्टेल करती है या उसके साथ असंगत है, तो वो कानून क्या होगा, रद्द हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। बट कितना? उतना जितना वो प्रभावित करती है, पूरा का पूरा नहीं। ठीक, आर्टिकल 14 हमने बढ़ा ही दिया है, 15 में ये सब हो ही गया है। फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन में देखा हमने। ठीक, उसके आगे देखते हैं। अभी 32 तक हो गया था। 33 क्या कहता है कि जो फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन थोड़ा सा है तो वो अलग तरीके से रेगुलेट होगा। और उसके बाद डीपीएस पे देख लीजिए, 36 में परिभाषा दिया है स्टेट का। ये परिभाषा उतनी और वैसी ही है जैसे आर्टिकल 12 में लिखा हुआ था। ठीक, तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा है वही आर्टिकल 36 में परिभाषा है। फिर कहता है कि जो राज्य है वो लागू करने की कोशिश करेगा डीपीएसपी को, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। कोर्ट में जाकर के आप रो सकते हो कि भाई हमें कहा गया था कि हमारे लिए ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेज होंगी, बट वैसी नहीं है। और ऐसा मैंडेटरी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ऑलरेडी फंडामेंटल राइट तो था ही मैंडेटरी, जो एनफोर्सेबल था। डीपीएसपी को भी मैंडेटरी बनाना ठीक बात नहीं थी। दूसरा, डीपीएसपी जो था लागू इसलिए नहीं किया जा सकता था 100%, क्योंकि रिसोर्सेज जो थे, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जरूरत थी, जिस तरीके की सोशल डाइवर्सिटी थी, उस बीच में इसको लागू करना पॉसिबल नहीं था। अब आर्टिकल 44 ही देख लो कि उसमें समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। तो कानून बनाने वालों ने, संविधान बनाने वालों को पता था कि ये आइडियल बात है, लेकिन इतना आइडियल है कि इसको लागू होने में लंबा समय लगेगा। इंडिया के पास उस समय ना तो सामर्थ्य उतना था, ना ही सहमति उतनी थी। बट फिर भी स्टेट को मैंडेट दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कि जो है, जो राज्य है
वो लोक कल्याण यानी वेलफेयर स्टेट के लिए काम करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो कोई बोले कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 38 में। ठीक, फिर 39 है, 39A। 39A बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नालसा का प्रोविजन आया कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, चाहे वो इकोनॉमिकली गरीब हो, चाहे जेल में बंद हो, चाहे विमेन हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हो, ट्राइब हो, उन सबको किस तरीके से जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, उसका प्रावधान किया गया। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कहाँ पे है? आर्टिकल 39A में। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों के गठन। 41 में क्या है कि भाई आपको काम मिल सके, एजुकेशन मिल सके, सरकार से असिस्टेंस मिल सके, चाहे वो अलाउंस के फॉर्म में हो, चाहे वो यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फॉर्म में हो, चाहे मनरेगा के फॉर्म में हो, ऐसा प्रावधान करेगी गवर्नमेंट, स्टेट ऐसा प्रावधान करेगा आर्टिकल 41 के तहत। आर्टिकल 42 कहता था कि भाई मैटरनिटी रिलीफ, कि भाई महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको किस तरीके से हेल्प किया जा सकता है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट है, लीव है, ये सब है। 43 कहता है कि भाई इतना तो मिनिमम वेज आप दे ही दो कि जिससे उनका जीवन चल सके। ऐसा थोड़ी बेकार करवाओगे, 10 रुपये दोगे, 10 घंटे काम कराओ। फिर 43A जोड़ा गया, ये जोड़ने के लिए कि भाई जो इंडस्ट्रियल बॉडीज हैं वो कोई भी रूल बनाती हैं कि 20 घंटे काम करो, 50 घंटे काम करो, कोई कहता है 100 घंटे हफ्ते में काम करो, तो कोई जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है चीप लेबर, उसका कोई से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैनेजमेंट में कर्मकारों का, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर इसमें 43B जोड़ा गया कि सहकारी समितियों का भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो कौन सा अमेंडमेंट लाया गया? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, यानी दो या से अधिक राज्यों में फैली हुई थी, उनके लिए तो ये ठीक था। लेकिन जो स्टेट के अंदर ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, उसमें सेंटर का दखल अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया सुप्रीम कोर्ट ने, और अंत में उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो अभी फिलहाल के लिए जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी है सिर्फ इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करना। 44 आपको पता है कि कॉमन सिविल कोड। 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था। ओके। 46 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, पैसे नहीं है जिनके पास, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उन सब के लिए राज्य सहायता करेगा। और रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट निकल करके फिर आता है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 15-16 आप पढ़िए कोरिलेट करके, और उसमें जो है जो 15(5) है, 15(6) है, 16(5) है, 16(6) है, उसको पढ़िए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इक्वलिटी फॉर इक्वल्स, अगर कोई कमजोर हो उसको सहायता दिया जा रहा है तो वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगा राज्य, पब्लिक हेल्थ का ध्यान में रखेगा, इसीलिए शराब को बैन किया जाता है, इसीलिए गरीबों को राशन दिया जाता है। 48 कृषि और पशुपालन की बात की गई। 48A एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए, बाद में जोड़ा गया इसे। 49 इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ठीक, ये मोनूमेंट की बात की जा रही, उनके संरक्षण की बात की जा रही, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, फंडामेंटल DPSP में ध्यान रखना, ठीक। 50 क्या है? 50-50 सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगे। 51 अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति हो, उसके लिए इंडिया प्रयास करेगा और ये सारा जुरिडिक्शन जो है वो यूनियन के हिस्से में आएगा। अब फंडामेंटल ड्यूटीज देख लो, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अलग से लिस्ट दी हुई है, बट आर्टिकल कौन सा है? 51A। पहले 10 था, बाद में एक जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह थे, उनकी कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसे लागू किया गया था, USSR से प्रेरित है। अब देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान है। 52 भारत के राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 55 में चुनाव कैसे होगा? पहले तो राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका इलेक्शन होगा, इलेक्शन कैसे होगा? 56 में फिर कितने साल तक काम करेंगे, दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं क्या? 57 कहते हैं हाँ हो सकते हैं। 58 उनके लिए क्या योग्यता होगी? क्रोनोलॉजी में अगर ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा कि पहले राष्ट्रपति होगा, फिर उसके चुनाव होंगे, चुनाव कैसे होगा, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, जैसे आपका फॉर्म भरते हो ना। 59 राष्ट्रपति पद के लिए क्या कंडीशंस हैं। 60 शपथ लेंगे, जब अगर चुन लिए गए तो फिर शपथ लेंगे हो। 61 शपथ ले लिया, ठीक है काम करें, लेकिन अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हटाना पड़ेगा, तो महाभियोग, इम्पीचमेंट। 62 एक बार उनकी डेथ हो जाए या रिजाइन कर दें फिर कैसे उसका भरा जाएगा, ठीक। 63 उपराष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, उस पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, एक 10 मिनट का वीडियो है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जब हुआ था तो कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, सब कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रावधान, करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सब कुछ देख सकते हो आप। तो उपराष्ट्रपति होगा भारत का, आर्टिकल 63। और वो उपराष्ट्रपति जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा राज्यसभा का, ये भी प्रावधान है। कहाँ पे? 64 में। और एक बार वो रिजाइन कर दे, पद खाली हो जाए, कौन? राष्ट्रपति, तो कौन काम करेगा राष्ट्रपति के तौर पर? उपराष्ट्रपति। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा।
67 में कितने साल काम करेंगे, 68 में उपराष्ट्रपति रिजाइन कर दिया, डेथ हो जाए, फिर कैसे उसको भरा जाएगा जो रिक्ति होगी, 69 में वाइस प्रेसिडेंट ओथ कैसे लेगा, क्या शपथ लेगा, 70 में इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कामों को कैसे देखेगा वो, ठीक है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की शक्ति दी हुई है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति होगी। अब उसमें एक होता है जुडिशियल राइट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। ये जो राष्ट्रपति की शक्ति है, बताना मुझे कमेंट करके, जुडिशियल राइट है या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, ये किसी की सजा को कम कर देना, माफ कर देना, ये सब है, ठीक। निलंबन मतलब सस्पेंड कर दिया, सजा अभी नहीं लागू होगी, परिहार, लघुकरण, कमी कर दिया, ठीक, या फिर उसके नेचर को बदल दिया, ये सब अलग अलग प्रकार की सजाएं होती हैं, मतलब उनके फैसले होते हैं जो सजा को क्या कर सकती हैं, बदल सकती हैं, कम कर सकती हैं, माफ कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये डिसीजन था कि एक्चुअली डिसीजन था 1988 का, 80 में भी आ चुका था, पर 1988 का केहर सिंह वाला जो केस था, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन था कि राष्ट्रपति जो है ना, की जो क्षमादान की शक्ति है, पहली चीज तो कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से होती है, वो डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता राष्ट्रपति का, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डिसीजन होगा राष्ट्रपति का, वो इसलिए है ताकि अगर जुडिशरी से, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से कोई गलती हो जाए तो उसको करेक्ट किया जा सके। ये जो है ना आर्बिट्रेरी या कोई कंस्पिरेसी की वजह से नहीं है। तो राष्ट्रपति जब भी कोई क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेगा तो उसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, ऐसे कुल मिला के कहना चाहिए कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, राइट। कौन सा केस था बताओ, केहर सिंह 1988। अब आइए देखिए यूनियन की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल की बात है। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक बात है। बाकी मंत्री की भी नियुक्ति होगी 75 में। 70 ये सब आया हुआ है सवाल भाई, रिपीट हो सकता है। 76 में भारत का अटॉर्नी जनरल है। 78 में राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को बुला करके किसी भी मामले पे जानकारी मांग सकता है। सामान्यतः कन्वेंशन है कि प्रधानमंत्री जब भी विदेशी दौरा करता है, कोई बड़ा काम करता है, तो राष्ट्रपति को सूचित करता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा प्रधानमंत्री कॉल ऑन किए जाते हैं राष्ट्रपति के पास मिलने के लिए, या खुद मिलने जाते हैं। संसद से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है। 80 में पहले बड़ा फिर छोटा, है ना, तो राज्यसभा, फिर 81 में लोकसभा। 79 में संसद है, 80 में फिर बड़ा बच्चा आया, फिर 81 में छोटा। 82 में हर जनगणना के बाद एक डिलिमिटेशन होगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा सीटों का, बट वो बाद में फ्रीज कर दिया गया था 2002 तक पहले, फिर बाद में 2026 तक की जो डिलिमिटेशन है, यानी कि लोकसभा में, राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो एडजस्ट किया जाएगा 2026 की जनगणना के बाद में, ठीक। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन गई है, सीटें भी ज़्यादा हैं, और सेंसस भी अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी जो सेंसस हो रहा है, जो कंप्लीट होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। उसमें साउथ वाले कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, तो मेंस में हम खैर पढ़ेंगे कि क्या नॉर्थ साउथ का डिवीजन है। और इसके लिए जो भगीरथ प्लस हमने पढ़ाया था 2024 में, उसकी सफलता तो आप जानते ही हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप बड़ा गुणगान करते हैं। गुणगान इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पहला ही बैच कॉम्प्रिहेंसिव था, और उसकी सफलता इसी मायने से आप देख लीजिए कि चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट हो, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे फिर लास्ट में बुकलेट हो, हर लिहाज से सक्सेसफुल था। इवन बुकलेट से 50-60% क्वेश्चन आए हुए थे। वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं लाइव सेक्शन में। और अभी हमारी टीम में ये लोग तो है ही, श्रेय है, श्रेय के साथ अभी मैं क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ जो बुकलेट में और टेस्ट सीरीज में काम आएंगे। मनीष है, शुभम है, सुप्रिया मैडम है। इसके अलावा कम से कम एक 7-8 फैकल्टीज और हैं जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया है, जैसे नितेश है, उसने भी IIT जोधपुर से पढ़ा है। अनिल करके है, उसने MBBS किया है और यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं कंटेंट के लेवल पे, उनकी समझ अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छी है, और अच्छा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ कर पाएंगे। सम्राट जो हमने पढ़ाया था पिछले साल, उस सम्राट के एक नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा। इसके फीचर्स बहुत रिवील नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि आपको अंदाजा लग गया होगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन इसकी जो थीम है वो ये है, थिंक स्मार्ट राइट स्मार्टर। तो ये कैसे होगा, इसके बारे में जैसे ही प्रीलिम आपका हो जाएगा, फिर 2024 के सभी पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, तो अंदाजा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का काम चल रहा है। तो जो 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इंद्रधनुष में एनरोल करें, उनको पूरा प्रीलिम, पूरा मेंस, हर चीज़ उनको फ्री मिलेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और 2026 का सिर्फ प्रीलिम देना चाहते हैं, प्रीलिम के लिए अस्तित्व ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 का जो मेंस देना चाहते हैं वो हमारी भगीरथ प्लस, सम्राट और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स समय समय पर आपको शेयर की जा रही है, देख लीजिएगा आप। ये प्रचार नहीं है, बताना पड़ता है, नहीं तो फिर जनता तक पहुंचेगा नहीं, और कोई वजह नहीं है, माध्यम नहीं। तो 83 जो है उसमें संसद के सदनों की अवधि, क्या पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, संसद कितने समय तक काम करेगा, कब उसका डिसोल्यूशन होगा, ये सब है। संसद का कौन सदस्य बन सकता है, ये 84 में है। और संसद सत्र मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये संसद वाला इंपॉर्टेंट है, चूंकि आया हुआ है, आप देख ही रहे हैं।
तो संसद का सत्र कैसे चलेगा, साइन डाई क्या होता है, राष्ट्रपति कब बुला सकता है, सत्रावसान कब होगा। सत्रावसान मतलब जब वो सत्र खत्म हो जाए, जब वो जैसे बजट सेशन है वो खत्म हो जाए, और सत्रावसान का जो नोटिफिकेशन है उस सेशन के एंडिंग की जो औपचारिक जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है। जबकि अनिश्चित कालीन के लिए जो संसद को स्थगित किया जा रहा है, सेशन को, सेशन को संसद के, वो घोषणा करता है स्पीकर। ठीक, तो साइन डाई या स्थगन की घोषणा स्पीकर कर सकता है, सत्रावसान या प्रेरोगेशन बुलाना है उसकी घोषणा या विघटन की घोषणा सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखना इस बात का। राष्ट्रपति के पास एक और अधिकार है, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, उन्हें संदेश भेजते हैं, उनको बुलाते हैं। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है 2 बार। एक तो होता है जब पहली बार लोकसभा का गठन किया जाता है तब, और दूसरा हर साल पहला जो सेशन होता है संसद का तब, जिसको हम बजट सेशन भी कहते हैं, या कोई विशेष ओकेजन हो। 88 मंत्री और महान्यायवादी के क्या अधिकार होंगे, अटॉर्नी जनरल कहीं भी जा सकता है, बोल सकता है, बट वोट नहीं दे सकता। 89 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना। 91 में नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। 92 भी नहीं। हाँ, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही, पता ही आपको कारण क्या है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होगा, रिजाइन कर देंगे तो क्या होगा। 95 में अध्यक्ष के पद का कर्तव्य क्या होगा। 96 क्या है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो डिप्टी है उनको हटाने का कोई प्रस्ताव अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो उस समय वो वोट नहीं दे सकते, और सॉरी उस समय वो प्रेसाइड नहीं कर सकते हाउस को, चूंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 99 में संसद के जो सदस्य हैं वो शपथ लेंगे, उसका यहाँ पे प्रावधान है। 100 कहता है सदन में मतदान, रिक्ति होगी, काम कैसे होगा, कोरम कम से कम 1/10 होना चाहिए तभी हाउस चल पाएगा, ये सब है। कार्यवाही कैसी होगी ये सब है, तो 100 में प्रावधान दिए गए। ठीक, 102 में सदस्य जो है संसद के वो कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वो बताया गया है, और यही बात राज्य विधानसभा के लिए आर्टिकल 191 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं, और 194 में राज्य विधानसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार है। ठीक, 108 में संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। आपको पता है कुछ कुछ मामलों में जब लोकसभा राज्यसभा सहमत नहीं होते तो बिना राज्यसभा के सहमत हुए सामान्य विधेयक पारित नहीं हो सकता, और लोकसभा की सदस्य की संख्या ज़्यादा होती है तो संविधान निर्माताओं को ध्यान में आया कि जो चुनी हुई बॉडी है, लोकप्रिय बॉडी है, जनता के द्वारा चुनी गई है, उसका से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने साधारण मामलों में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया 108 के तहत। इसीलिए आपने देखा होगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा जैसे मामलों में संसद ने संयुक्त बैठक बुलाया और उस कानून को पास कराया। ठीक, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, नहीं तो फिर लोकसभा हर मामले को पॉपुलर मेजॉरिटी है तो पता चलेगा कि वो संविधान में बदलाव कर देगी। उसके लिए प्रावधान नहीं है, उसके लिए सेपरेटली पास करना पड़ेगा राज्यसभा को भी। और अगर मामला कोई बहुत सीरियस है, कोई ऐसा है जो फेडरलिज्म को प्रभावित करता है, तो फिर हाफ स्टेट से ज़्यादा का रेटिफिकेशन भी चाहिए होगा। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया या विशेष प्रोविजन की बात की गई है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। कंफ्यूज मत होना, धन विधेयक क्या है ये पूछे, कहाँ प्रोविजन, कहाँ बताएगा धन विधेयक की परिभाषा, तो आर्टिकल 110 है। विशेष प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में वो आर्टिकल 109 में। ठीक, 111 में विधेयक को अनुमति दी जाती है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ तक। यहाँ से देखो आर्टिकल 118 नियम के बारे में बताया गया है, क्या प्रक्रिया होगी विधेयकों के संबंध में। और 120 में है कि संसद में कौन सी भाषा होगी, तो संसद में अंग्रेजी हिंदी बोला जा सकता है, लेकिन अगर स्पीकर अनुमति दे दे तो कोई भी सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात कर सकता है, कोई समस्या नहीं उसमें, लेकिन स्पीकर की अनुमति जरूरी है तब। ठीक है, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 1 2 3 में कि जब संसद का कोई एक या दोनों सदन सत्र में ना हो तब उस समय ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। यही मामला राज्य विधानसभा के लिए भी 213 में राज्यपाल ऐसा कर सकता है। लेकिन बूटा सिंह और तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस है वो संसद को ना साइड में रख के उसको इग्नोर करके नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि एक इमरजेंसी प्रावधान है, तो आप अनलिमिटेड टाइम जो है ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हो। आपको पता है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम में कितनी बार ऑर्डिनेंस लाया गया, तो एक हिसाब से लेजिस्लेचर को बाईपास करने का माध्यम होता है। अगला है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। और उसके बाद अब 124 में क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका गठन होगा। 124A में क्या है, जो स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आई थिंक 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ठीक है, फिर उसके बाद अभी पूछेगा नहीं, उसके बाद है इम्पोर्टेंट जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उसका प्रावधान कहाँ है 126 में। जो एडहॉक जजेस है उनका प्रावधान कहाँ है
127 में सुप्रीम कोर्ट में। सेवानिवृत्ति या रिटायर्ड जजों की सेवा लेना 128 में है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसके जो कानून होंगे, उसके जो फैसले होंगे वो बाकी न्यायालयों के लिए एक क्या कहेंगे उसको, रिकॉर्ड की तरह काम करेंगे, उसको रेफरेंस दिया जा सकता है 129 में। उच्चतम न्यायालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। हालांकि इस पर चर्चा चल रही थी कि जो अपीलेट न्यायालय हैं 4 जगहों पर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बना दिया जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दिल्ली में खाली रहेगा, फिर अपीलेट इधर उधर। सुप्रीम कोर्ट को लगता है हमारा पावर डायलेट होगा, इसलिए इस पर सहमति नहीं बन पा रही। और 131 है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होगी, जैसे 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच झगड़ा हो गया, या सेंटर और कई सारे स्टेट के बीच झगड़ा हो गया, जैसे केरला और सेंटर के बीच झगड़ा चल रहा है कुछ मामलों को लेकर के। झगड़ा मतलब असहमति, मारपीट नहीं। वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच है, तमिलनाडु वर्सेस सेंटर है, तो ये सब मामले कहाँ जाएंगे? ये सब मामले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में सीधे, क्योंकि भाई कौन सा हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा? तो ये सब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहलाता है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और जैसे केरला ने सू किया हुआ है, वेस्ट बंगाल ने कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है सेंटर के खिलाफ, तो सब आर्टिकल 131 के तहत आते हैं, ठीक है भाई। अब ठीक है, अपील वगैरह हो सकती है यहाँ पे, ठीक। फिर आगे इंपॉर्टेंट क्या है? उच्चतम न्यायालय की अधिकार क्षेत्र कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 138, ठीक। और उसके बाद जो भी उच्चतम न्यायालय के फैसले होंगे वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे 141। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपने नियम खुद बनाएगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकार नहीं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। अब अटॉर्नी जनरल पे देख लो, एक तो ये क्या है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल देख लो। एक तो ये जो है भारत के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, केंद्र है, पीएसयूज हैं, सबकी जांच करेगा, उसके पास शक्ति है। और जो भी जांच करेगा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाएगा, और बाद में उस रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सबसे पुरानी कमेटी है भारतीय संसद समिति में, 1922 से काम कर रही है, ठीक है। तो 148 कहता है भारत में एक कैग होगा, 49 कहता है उसकी कर्तव्य क्या होंगी, शक्तियाँ क्या होंगी, 50 क्या कहता है किस तरीके से होंगे उनका प्रारूप, 51 कहता है उनकी जो फर्दर ऑडिट होगा वो कैसे होगा, ठीक। राज्यपाल के बारे में 152 में राज्यपाल होगा, परिभाषा है, मतलब उसके बारे में बताया गया है। 53 में राज्यों के राज्यपाल की व्यवस्था है। 54 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी। 55 है नियुक्ति कौन करेगा? ऑफकोर्स प्रेसिडेंट। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रेसिडेंट जो है राज्यपाल की नियुक्ति तो करेंगे, बट राज्यपाल कोई एम्प्लॉय नहीं है प्रेसिडेंट का, नहीं सेंटर का, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कितने पीरियड के लिए काम करेंगे? तो ये पीरियड में कोई डिफाइंड नहीं कि 5 साल या 7 साल करेंगे, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इच्छा पर्यंत काम करेंगे। क्या योग्यता होगी यहाँ पे है, डिफाइंड नहीं है बहुत ज़्यादा, इसीलिए सरकारिया कमीशन ने और पुंछी ने भी कहा है कि भाई जो राज्यपाल हो नॉन पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए, उस स्टेट के बाहर का होना चाहिए, तो थोड़ा सीमलेस काम होता है। क्या शर्तें होनी चाहिए? शपथ कैसे लेंगे 159 में? इमरजेंसी में काम कैसे करेंगे? क्षमा वगैरह दे सकते हैं क्या कुछ मामलों में? तो राज्य के कानूनों पर दे सकते हैं, एक तो ये है। दूसरा, मृत्युदंड के मामले में शायद उनके फैसले में लिमिटेशन रखी गई है, ये सब है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर राज्य की मंत्रिपरिषद और जो एडवोकेट जनरल है उसके बारे में देखो, राज्यपाल को सहायता देने के लिए वैसे ही मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 163 में, जैसे उधर होता था केंद्र में कि भाई राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए केंद्र की मंत्रिपरिषद होगी। बाकी मंत्री 164 में, एक एडवोकेट जनरल होगा 165 में, और एडवोकेट जनरल बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक वैसे ही जैसे अटॉर्नी जनरल होता है राज्य का सबसे सर्वोच्च जो है लीगल ऑफिसर होता है, ठीक। राज्यपाल को जानकारी वैसे ही देंगे मुख्यमंत्री यहाँ पे, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता था, आर्टिकल 167। राज्य विधानमंडल की बात देख लेते हैं। 168 में है कि राज्यों के विधानमंडल का गठन किया जाएगा, और 169 में है राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना या उसको खत्म करने का प्रावधान कैसे होगा, राज्य कैसे प्रपोजल करेगा, फिर संसद उसको कैसे मान्यता देगा। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने राज्यों में विधान परिषद जो है अभी भी एग्जिस्टेंस में है, ठीक। 170 में विधानसभा कैसी होगी, 171 में विधान परिषद कैसी होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि पहले राज्यसभा था फिर लोकसभा था, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ठीक हो गया। फिर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है 176 में, और जो विधानसभा है वहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, त्याग होगा या कैसे पद से हटाया जाएगा वो सब है 179 में। 182 में है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, और उनकी फिर रिक्ति वगैरह की बात की गई 183 में, ठीक। 191 में जो विधानमंडल है उसके सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन कैसी होगी, ठीक वैसी ही है जैसे 102 में पार्लियामेंट में हुआ करती थी। और इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका निर्णय कौन करेगा, कैसे करेगा, 192 में दिया हुआ है। धन विधेयक में जैसे वहाँ पे 109 में था विशेष प्रक्रिया, 110 में था उसकी परिभाषा,
ऐसे ही यहाँ पे 197 198 में दिया हुआ है। ठीक, अच्छा ये देख लो जरा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल के लिए मुझे। ये फाइल तो हम शेयर कर देंगे चैनल पे, अभी शेयर कर रहे हैं तुरंत, ऑलरेडी शेयर्ड है आई थिंक, इफ नॉट शेयर तो फिर से रीशेयर करवा देंगे। अब इतना सब कुछ शेयर कर दिया, मुझे भी ध्यान नहीं रहता कौन से चैनल पे शेयर है कौन सा नहीं शेयर है। एक फाइन बैलेंस बनाना पड़ता है ना, कि जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनकी भी हित, उनको चीटेड ना लगे कि सब कुछ तो दे रहे हैं आप वहाँ पे। तो यहाँ पे विचार के लिए आरक्षित विधेयक कि भाई आर्टिकल 201 बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, इंपॉर्टेंट इस साल के लिए लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि तमिलनाडु का केस आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और फिर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या होता है कि, समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि विधानसभा ने कोई कानून पास किया तो राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन है, या तो उसको यस कहें, या तो उसको नो कहें, विथहोल्ड कर दें, तो वहीं रिजेक्ट कर दें, या तो उसको कुछ ना करें, ठीक है, पेंडिंग रखें, पॉकेट वीटो टाइप का। एक चौथा विकल्प होता है जब राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजते हैं। ये परिस्थितियाँ कैसे काम करती हैं, एक तो होता है यस कह देते हैं, उनको लगता है ठीक है कानून बन जाता है, नो कह देते हैं, ये बहुत डिस्कशन नहीं है, बहुत इमरजेंसी और बहुत ही विशेष समय के लिए रखा गया है, खासकर तब जब विधानमंडल में सरकार बहुमत में ना हो, अल्पमत में हो, और राज्यपाल को ऐसा लगता है तो इसको नो कह सकते हैं, ठीक है, उस स्थिति में ही होता है, अदरवाइज नहीं। एक तीसरा होता है जब वो कोई फैसला ही ना करे। तो तीसरा जो है जब कोई फैसला ही ना करे, ऐसा मामला तमिलनाडु में आया कि राज्यपाल वहाँ पे यस ही नहीं कर रहे थे, कंसेंट ही नहीं दे रहे थे। तो तमिलनाडु ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई कोई तो टाइम लिमिट होनी चाहिए जब वो हाँ कहते। तो तमिलनाडु के गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीनों के अंदर फैसला करो। तो राष्ट्रपति ने पूछ लिया अभी सलाह में आर्टिकल 143 के तहत कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे व्यक्ति के लिए, पद के लिए, क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम लिमिट तय कर सकता है? ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है क्या? और खास करके जो उपराष्ट्रपति थे एक्स हमारे धनखड़ साहब को बहुत ज़्यादा मुखर थे इन मामलों को लेकर, को कहते थे कि भाई आर्टिकल 142 तो परमाणु बम की तरह है, मिसाइल की तरह है, कहीं भी चला दोगे तुम क्या। एक होता है रिजर्व रखना जो आर्टिकल 201 में है। क्या होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन को कम करते हैं या यूनियन लिस्ट में इंटरफेयर करते हैं, तो राज्यपाल को लगता है कि ये केंद्र के कानून के साथ कहीं संगत ना हो जाए, तो चलो हम इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देते हैं एक बार, राष्ट्रपति उस विचार करेगा। राष्ट्रपति के पास कोई बाध्यता नहीं है कि उसको हाँ कहे या ना कहे, राष्ट्रपति जैसा चाहे निर्णय ले सकता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, जब हाँ कह रहे थे, अगर वो हाँ ना कहें, वापस कर दें कुछ रिमार्क्स लगा करके विधान परिषद के पास, विधानमंडल के पास में, तो उसको विधानमंडल अगर वापस वैसे ही या कुछ अमेंडमेंट करके भेजता है राज्यपाल को, तो उसको हाँ सहमति देनी ही पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सब है। तो विचार के लिए आरक्षित विधेयक का प्रावधान 201 में है, और तब होता है जब हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेकर के कोई इशू है, या फिर केंद्रीय कानून या कंकरेंट टेस्ट में जो कानून है उसको लेकर के कोई इशू है, तो ही ये राज्यपाल इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। ये सब है। विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी 210। 213 में क्या है, ऑर्डिनेंस, जैसे वहाँ पे 123 में था, ठीक है मित्र। अब हाई कोर्ट की बात देख लेते हैं, हाई कोर्ट में क्या है। तो आर्टिकल 214 214 कहता है कि राज्यों के लिए देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। अब अगर पूछे कि क्या हर राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा संविधान में लिखा है, तो नहीं भाई, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। अब वो एक से अधिक राज्यों के लिए कोई कॉमन उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे आपको पता है महाराष्ट्र और गोवा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हाई कोर्ट शेयर होते हैं, कुछ स्टेट और यूटी भी हाई कोर्ट शेयर करते हैं। फिर जो उच्च न्यायालय होंगे उनके नीचे जितने भी न्यायालय, जिनको लोअर जुडिशरी आप बोलते हैं, उनके लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे, जिन्हें जो भी फैसला होगा उच्च न्यायालय का वो मान्य होगा उन अदालतों में। 215 अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछ लेता है कई बार कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आया है कि न्यायाधीश के वेतन भत्ते 221 में है। एक्टिव चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस या कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति आर्टिकल 223 पे भी सवाल बनता है। एक तो एडहॉक वाला और एक एक्टिंग वाला, उस पर दो तरीके से सवाल बनते हैं। दूसरा, कई बार होता है कि हाई कोर्ट्स में काम बहुत होता है, जजेस कम होते हैं, तो फिर जो सेवानिवृत्त जजेस हैं उनको काम दे दिया जाता है आर्टिकल 224 से। फिर रिट जो था आपका, उस पर हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 226। तो हाई कोर्ट की पावर, ये तो फंडामेंटल राइट पे रिट जारी करने की प्लस लीगल राइट पे भी तो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा शक्तिशाली। आर्टिकल 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों में, यानी केंद्र कोई कानून बना देगा या पार्लियामेंट कोई कानून बना देगी तो हाई कोर्ट्स पे विचार नहीं कर सकते, ऐसा मैडम प्राइम मिनिस्टर ने प्रोविजन कराया था, तो उसको हटा दिया गया बाद में, ठीक। नीचे जो लोअर जुडिशरीज हैं उनका सुपरविजन करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह का, ये भी शक्ति है 227 में। और
उसके बाद 231 से कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, आपको पता है। अधीनस्थ न्यायालय में क्या हो सकता है? एक तो जिला न्यायाधीश, कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? 233 में। दूसरा, ठीक है, अब यूटी देख लेते हैं। आर्टिकल 239 में यूटी में गवर्नेंस कैसा होगा उसके बारे में बताया गया है। और दिल्ली जो है वो एक स्पेशल स्टेट है, तो कंप्लीटली यूटी भी नहीं, कंप्लीट स्टेट भी नहीं है। इसके बारे में प्रावधान 239 AA में। यूटीज के बारे में, ऐसे यूटी जिनके पास विधानमंडल है और मंत्रिपरिषद, उनको रखा गया 239A में। हुआ क्या था कि पहले सिंपल यूटी की बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कुछ यूटीज थे जिनका नेचर अलग था, यानी जिनके पास पॉपुलेशन बहुत सिग्निफिकेंट थी, और जो जनता की इच्छा थी वो ये थी कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो, तो पुडुचेरी वगैरह, दिल्ली वगैरह को उस कैटेगरी में डाला गया और उनके लिए मंत्रिमंडल और विधानसभा की व्यवस्था की गई, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए भी कर दी गई। तो वो सब डाला गया आर्टिकल 239A में। लेकिन दिल्ली में क्या है कि कुछ विशेष व्यवस्था है, जैसे कि लैंड है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसीज और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, तो इसके लिए विशेष प्रावधान करने पड़े और उसको रखा गया 239AA में। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है, जिसमें इसको पलट दिया बाद में पार्लियामेंट ने और कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब होगा LG। ठीक, आगे पंचायत देख लो। पंचायत पे हर साल एक ना एक सवाल आता है, तो थोड़ा देख के जाओ पूरा। 243 डेफिनेशन है पंचायत की, 29 विषय हैं पंचायत में, 18 विषय हैं उस पर अर्बन गवर्नेंस के लिए। 243A है ग्राम सभा। ग्राम का सभा का सदस्य कौन होता है? सारे लोग नहीं होते, ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 18 साल की एज पार कर चुका हो और वो ग्राम सभा का मेंबर हो। 243B पंचायत का गठन होगा। 243D पंचायत में रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद 243I फाइनेंस कमीशन पंचायतों के लिए, ठीक। ऐसे नगर पालिका के लिए परिभाषा, नगर पालिका का गठन, और ये जो है सिर्फ हिंदी में था, तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट है वहाँ से देख लेते, नहीं तो आबा साधा काका का हमें दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो यहाँ से देख लो भाई। 243D में रिजर्वेशन था SC/ST और महिलाओं के लिए, OBC के लिए भी प्रोविजन हो सकता था, तो राज्यों ने कर दिया है। कम से कम 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। बिहार जैसे स्टेट में आई थिंक 50% कर दिया उन्होंने। ऐसे ही 243G पंचायतों की शक्तियों के बारे में है। I फाइनेंस कमीशन के बारे में है। और अब इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं जिनको ध्यान रखना है, रटना ही पड़ेगा, जो कि सवाल घूम घूम के आता है उस पर, वो है फाइनेंस कमीशन इन स्टेट, 243I फॉर पंचायत, और 243H पंचायत क्या क्या टैक्स लगा सकते हैं, 243G पंचायत के अधिकार, 243D रिजर्वेशन। अब जरा इसका देख लो, अर्बन एरिया का आर्टिकल 243Q म्यूनिसिपैलिटीज का गठन, 243S उसका स्ट्रक्चर, 243T रिजर्वेशन सीट्स इन म्यूनिसिपैलिटी, वहाँ पे पंचायत में D था, ठीक। 243X टैक्स इम्पोज करने की पावर, हालांकि बहुत कुछ जो ऑक्ट्रॉय वगैरह होते थे वो सब सब्जिम हो गए हैं GST में। 243Y स्टेट फाइनेंस कमीशन, वहाँ पे I था पंचायत में। फिर और बस इतना ही काफ़ी। केंद्र राज्य जो संबंध है उनमें देखो, एक तो राज्य और केंद्र की क्या जिम्मेदारी, क्या बाध्यता होगी, 256 में बताया गया है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय संबंधों में देखो 2 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 262 में है कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उसका निर्णय कैसे होगा, पहले पानी आता है फिर बाकी कुछ आता है, तो 262 में पानी हो गया। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की बात है। मैं आपको बताऊं कि वैसे तो 262 में है कि ये 2000 में पूछा भी UPSC में कि अंतर्राज्यीय जलीय जो जल होगा, नदी होगी, उसमें किसी भी विवाद का निपटारा इस आर्टिकल के तहत गठित जो रिवर डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल होगा उसके माध्यम से किया जाएगा, और वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्पेशली पिटीशन है ना, SLP है, सुप्रीम कोर्ट की जो विशेष शक्ति है, किसी भी फैसले की समीक्षा कर सकती है, उसके माध्यम से तमाम विवादों के जो निर्णय होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। आपको पता है गोदावरी वाले भी केस में
कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला जो केस था, महादाई रिवर का डिस्प्यूट था, कावेरी का डिस्प्यूट था, हर जगह जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। मुल्ला पेरियार डैम भी काफ़ी इशूज चल रहे थे, सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता ही जाता है। ठीक, प्रैक्टिकल बात है। संघ राज्य संबंध में सवाल जहाँ से आए हैं, एक तो 265 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि बिना कानून के, बिना विधि के, प्राधिकार के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक, यानी कि आप कानून लगा के टैक्स लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई कानून नहीं बनाया और चलो 1/3 टैक्स, तो ऐसा नहीं। 266 कहता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, और उसी के बाद जब पैसा कम हो जाएगा, CFI जैसी स्थिति नहीं बचेगी, इमरजेंसी फंड यूज करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। तो ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। एक आर्टिकल है कि 268A, जिनमें इंटर स्टेट जो ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, उसमें कैसे टैक्स वसूला जाएगा। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 279A, जिसमें GST काउंसिल का प्रोविजन किया गया। ठीक, और हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है। GST एक्ट जो आया उसके माध्यम से इसको लाया गया, 2017 से प्रभावी है। अभी रेट में चेंजेस हुए हैं, एक तो 0% जिसे एग्जम्प्टेड रेट कहा जा रहा है, दूसरा 5% है, तीसरा 18% है, और चौथा 40%। ये सिन गुड्स पर, बाकी चीज़ों पे है तो इसको रेट समझना ठीक नहीं है, बट इफेक्टिव रेट है 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट पे 5% और 18%। ठीक, 12% वाले को 5% कर दिया गया है, 28 वाले को 18 कर दिया गया है, और जो बहुत ही सिन गुड था 28 में था, उसको 40 कर दिया गया। ये स्पेसेस वगैरह अलग से लगाते थे। 280 तो पता ही है, वित्त आयोग होता है, 16वां वित्त आयोग चल रहा है, अरविंद पनगड़िया उसके चेयर है। टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिया गया है, इसके पहले NK सिंह थे, 5 + 1 साल, यानी टोटल 6 साल उनका कार्यकाल था। 21 से 26, फिर 26 से 31 के लिए सिफारिश देंगे। तो सिफारिश कौन से आर्टिकल के तहत देंगे? आर्टिकल 281 के तहत देंगे। ठीक, अब सब रिलेवेंट हो गए तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, और जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है वो यहाँ से 292, 293, राज्य कितना उधार ले सकते हैं, केंद्र कितना उधार ले सकते हैं, वो सब था। ठीक, पहले जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसे उठा करके 300A में डाल दिया गया है कि बिना कानून बनाए आप संपत्ति नहीं ले सकते। तो कानून बना करके किसी की भी जमीन जायदाद आप ले सकते हैं, सड़क के नाम पे, डिफेंस के नाम पे, नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पे, लेकिन कानून बनाना पड़ेगा, बिना कानून के नहीं ले सकते। पहले फंडामेंटल राइट था ना, तो ऐसे आप नहीं छीन सकते थे कानून बनाने के बाद, जब तक यू जस्टिफाइड ना हो। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य, यानी कि ट्रेड, कॉमर्स और आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी कोई रह सकता है, व्यापार कर सकता है। ठीक, लेकिन सारे व्यापार नहीं कर सकती। बोलो तुम गांजा और चरस में व्यापार करोगे तो सरकार इजाजत नहीं देगी, तो संसद उस पर कानून बना सकती है 302 में। ठीक, फिर ठीक है, लोक सेवा, ये इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा के बारे में 308 में, संघ और राज्य की लोक सेवा आयोग कैसे रिक्रूटमेंट करेगी, किसका करेगी, 309 में, और जो संघ या राज्य के अधीन व्यक्ति है, एम्प्लॉयड है, उसे कैसे हटाया जाएगा, 311 में। ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS है, IPS है, फॉरेस्ट सर्विस भी है, तो ये जो सर्विसेज हैं वो 312 में है। ठीक, UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल जो सर्विसेज हैं उनके बारे में विशेष जो उपबंध है वो है UPSC के बारे में। 315 क्या कहता है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 16 कहता है सदस्य की नियुक्ति होगी, उनका टर्म होगा। 317 कहता है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कैसे हटाया जाएगा। और फिर हम बस इतना ही काफ़ी, बाकी तो प्रतिवेदन वगैरह वो सब रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और वो फिर संसद के पटल पर रखवाते हैं, स्टेट में गवर्नर और विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। ट्रिब्यूनल जानना जरूरी है, 323 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, 323A में अन्य विषयों के लिए ट्रिब्यूनल है, 324 में फिर निर्वाचन आ जाता है, इलेक्शन की जो सुपरविजन होगा, मॉनिटरिंग होगा, वो सब कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ। और 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए जो चुनाव होगा वो एडल्ट
सफरेज के आधार पे, यानी कि कोई भी 18 साल का हो गया है, अब इसमें 18 साल नहीं लिखा हो तो कानून बना करके बदला जाता रहा है, पहले 21 साल था फिर 18 कर दिया गया, तो उस आधार पे व्यक्ति वोट दे सकेंगे, इसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। एक सवाल बनता रहा है, वोट देने का अधिकार किस टाइप का राइट, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक्चुअली है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लीगल राइट भी है, लेकिन क्या है फंडामेंटल राइट है, तो जवाब है नहीं। ठीक, क्योंकि इसका तो वायलेशन भी हो जाता है, क्योंकि कोई जेल में व्यक्ति निरुद्ध है तो वोट नहीं दे सकता, चुनाव भले लड़ सकता। ठीक, कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध, तो जैसे कहता है कि आर्टिकल 330 कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक, तो लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होगा, ठीक बात, लेकिन अभी कितने साल के लिए होगा, तो हर 10 साल के लिए होता है, फिर बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन है उनका रिप्रेजेंटेशन, कितना रिप्रेजेंटेशन भाई, पहले 2 होते थे राज्यों में, 1 होते थे विधानसभा में, लेकिन हुआ क्या, साल 2019 में 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट से दिखा रहा हूँ, तो उसमें क्या किया कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का जो रिजर्वेशन था लोकसभा में और विधानसभा में, उसको तो 10 साल बढ़ा दिया गया 2030 तक, लेकिन और अच्छा कौन से आर्टिकल के तहत, लोकसभा में 330 के तहत और राज्यसभा में विधानसभा में 332 के तहत। लेकिन जो लोकसभा में 2 मेंबर चुने जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा, और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन गवर्नर के द्वारा, अंडर आर्टिकल 331 333 रिस्पेक्टिवली, उसको रिन्यू नहीं किया, उसको वापस जो है अमेंड नहीं किया, तो वो सीज हो गया है अभी। यानी अब जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है, मतलब नॉमिनेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन तो होगा, चुनाव लड़के जीत के आ सकते हो, नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। और राज्य की विधानसभाओं में भी अब एक जो एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन की प्रथा थी वो बंद हो चुकी है। ठीक, और इम्पोर्टेंट क्या है, आर्टिकल 338 इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 में ही पहले शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कमीशन था, यही सुपरविजन करता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में शायद ये 338A डाल दिया गया और कहा गया अब शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से कमीशन हो गया। फिर जो आर्टिकल 338B 338B कौन से पार्ट में, भाग 16 में, इसको 102वां या 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, कौन से साल में, 2018 में, और इसके माध्यम से एक नया कमीशन बनाया गया जिसको कहा गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, NCBC। ठीक, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव उसमें पढ़ाया है। तो ये हो गया 338B में। ठीक, 340 में कह रहा है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनकी जांच के लिए, उनकी स्थिति को समझने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, मंडल कमीशन वगैरह या बाकी जो कमीशन बनते हैं इसी आर्टिकल के तहत गठित किए जाते हैं। आर्टिकल 341 कहता है शेड्यूल कास्ट के बारे में, कौन कौन सी जातियां होंगी इसमें, और इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्र स्तर पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिकमेंडेशन करता है, फिर पार्लियामेंट तय करती है, पार्लियामेंट है राष्ट्रपति, बताओ कमेंट बॉक्स में। और आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियां हैं, 342 में जो बैकवर्ड क्लास है उनके बारे में। ठीक, राजभाषा के बारे में क्या प्रावधान है, 343 में राजभाषा जो होगी संघ की वो क्या होगी उसके बारे में बताया गया। 344 में राजभाषा के बारे में एक आयोग होगा, संसद की समिति होगी। 345 में राज्य की एक कोई भाषा हो सकती है राजभाषा, या फिर कई सारी भाषाएं हो सकती, राजभाषाएं हो सकती हैं, जैसे कि यूपी में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, एक तो हिंदी है भाई देवनागरी लिपि में, और दूसरा उर्दू है। बताओ उर्दू कौन से साल ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जब कोई कम्युनिकेशन होगा, या 2 से अधिक राज्यों और संघ के बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसमें कौन सी भाषा यूज की जाएगी। ठीक, 347 कहता है कि भाई किसी राज्य में एक पर्टिकुलर भाषा बोली बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है, तो उसके बारे में कैसे होगा, क्या किया जाएगा। 348 कहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और बाकी जो कानून वगैरह में भाषा होगी वो कैसी होगी। ठीक, 350 ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंड किया गया था
कि भाई जो प्राइमरी स्तर तक एजुकेशन है वो मदर टंग में ही दिया जाए, तभी बच्चों का विकास हो सकता है। और जो भाषाई अल्पसंख्यक, बताओ कौन सा आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल राइट में इनको सिक्योर किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए एक अलग से डायरेक्शन है 351 में। आपातकाल के बारे में प्रावधान देख लो, 352 में आपातकाल का प्रोक्लेमेशन घोषणा किया जाएगा, बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। प्रभाव क्या होगा 353 में, जब आपातकाल लगा हुआ है देश में तब कैसे टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो बताया गया। 355 कहता है कि अगर कोई बाहर से अटैक कर दे या अंदर कोई विद्रोह हो जाए तो जो राज्य होंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनकी डिफेंस की जिम्मेदारी सेंटर की है, ठीक, गार्जियन है सेंटर। 356 कहता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान के हिसाब से काम ना करे वो सरकार, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपको पता है जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके बाद भाजपा शासित कई सारे राज्यों में सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी और कारण बताया गया था कि वहाँ पे राज्य सरकारें संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही। और बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफाई भी किया था, कहा था सेकुलरिज्म का ये वायलेशन है। खैर 357 जो आर्टिकल है 357 वो बताता है कि 356 के अधीन जब प्रोक्लेमेशन हो जाएगा स्टेट इमरजेंसी का, तब किस तरीके से विधायी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो वहाँ के बारे में जो भी कानून है पार्लियामेंट ही बनाएगी और उनके बजट भी पार्लियामेंट में पेश होंगे, ऐसे सब। 358 जो है जब इमरजेंसी होगी तो उस समय आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन न मालूम क्या क्या है वो सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक। 359 कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है जब इमरजेंसी लागू होगी तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो नहीं जाएंगे, उनको सस्पेंड करना पड़ता है। और दूसरा कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, फंडामेंटल राइट का जो प्रवर्तन है, एनफोर्समेंट है, खाली वो सस्पेंड होता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते उनको लागू करवाने के लिए, लेकिन वो फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होते हैं, जैसे इमरजेंसी खत्म होगा अपने आप बहाल हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो आपके अधिकार हैं, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, कोई भी इमरजेंसी लगी रहे, ठीक। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है जो कभी लगाया नहीं गया, और ये तो प्रेसिडेंट वगैरह बढ़ा दिया है तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं। 368 में संविधान का संशोधन है, ये सब है, ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब कुछ और चीजें हैं, अब संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो देख लेते हैं। जैसे पार्ट 1 है तो यूनियन और उसकी टेरिटरी है, सिटीजनशिप सेकंड में है, थर्ड में फंडामेंटल राइट है, 4 में डीपीएसपी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। अब ये जो 282 पेज दिख रहा है आपको, एक्चुअली हिंदी अंग्रेजी दोनों है, कुछ 130-40 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करंट अफेयर से लेकर के सब कुछ जो नहीं शामिल किया है। और फिर इन पे हमने लेक्चर लिए थे, लगभग 10 लेक्चर लिए थे पॉलिटी के, अपलोडेड हैं सब कुछ। अभी वो समय नहीं है तो सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जहाँ से आते हैं 2-4 क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं, 4-5 सवाल तो ऐसे ही हो जाएगा, आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल सब मिला के। तो डीपीएसपी जो है 4th पार्ट में है, 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने बताओ। 5 में है यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट है 6 में, फिर 7th नहीं है, 8 में जो है यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज है, 9 में पंचायत है, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज है, 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज हैं, 11 में ऐसे रिलेशन वाला दिख रहा है, 2 लोग खड़े हैं, संघ और राज्य के बीच संबंध है, 12 में वासे वित्त फाइनेंस वगैरह के बारे में बताया गया है, तो क्या तेरा क्या मेरा, 13 में ट्रेड है, कॉमर्स है, व्यापार है, और 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 ऐसे मानो मोदी जी आए थे 2014 में, तब से वो सर्विस दे रहे हैं देश सेवा के लिए, तो 14 में सेवा है, 14A में ट्रिब्यूनल है, ठीक है, 2 टाइप के ट्रिब्यूनल है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा बाकी चीज़ों के लिए 323A एंड V। 15 में है इलेक्शन, चुनाव इंपॉर्टेंट है, चर्चा में SIR। 16 में है जो स्पेशल प्रोविजन फॉर SC ST OBC एंड एंग्लो इंडियन, ये तो गए एंग्लो इंडियन। 17 कितना हुआ, 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है 43 से 51 तक, और ये जो 18 है ना इसमें इमरजेंसी की बात की गई है, 19 में मिसलिनियस है, 20 में अमेंडमेंट है तो आर्टिकल 368, 21 में पूछेगा नहीं, कभी पूछा नहीं, ठीक। ध्यान क्या रखना मित्र, कई बार होता है ना कि कुछ आर्टिकल दे दिया और बोलेगा क्रोनोलॉजी से लगाओ कौन से पार्ट में, ध्यान रखना कि भाई पहले पार्ट में 1 से 4 है, अच्छा दूसरे पार्ट 5 से 11, कम से कम मोटा मोटा भी पता रहेगा तो आप कर लोगे, ठीक। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको पता है कि बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है इसको, तो तनाव लेने की जरूरत इतनी है नहीं।